जय हिंद दोस्तों। तो मैं आपका अपना अभिषेक चौधरी। ये मेरी पहली वीडियो है, तो थोड़ा प्यार दिखाना। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। और मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा भारतीय संविधान के बारे में, बिल्कुल डिटेल से। और भारतीय संविधान पढ़ना सबके लिए ज़रूरी भी है, फिर चाहे वो कोई किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या भारत का नागरिक हो, क्योंकि हर किसी को अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए और अपने भारत के संविधान के बारे में भी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक के बारे में। तो इस वीडियो में बने रहिए और चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, पर इससे पहले ये हम कुछ मेन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान का जनक B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। ये अध्यक्ष थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है? ड्राफ्टिंग कमेटी होती है जैसे जैसे हम कुछ चीज़ बना रहे हैं। जैसे आप मुझे कोई चीज़ ला के देते हो, तो मैं पहले उस चीज़ को देखूंगा कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है। तो जो जो ठीक होगी वो चीज़ मैं रख लूँगा, और जो चीज़ ठीक नहीं होगी उसमें मैं कुछ चेंजेस करके उसको अप्लाई कर दूँगा, या वो चीज़ ठीक ही नहीं होगी तो मैं उसको कैंसिल कर दूँगा। तो संविधान में उन चीज़ों को चुनना, ये काम ड्राफ्टिंग कमेटी का था, और इसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो और जो संविधान लिखने वाली सभा थी ना, उसमें 299 सदस्य थे और इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब संविधान सभा के अध्यक्ष में और संविधान के जनक में तुम कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जनक थे B.R. अम्बेडकर जी और अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन चीज़ों में तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो संविधान लिखने में हमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, ठीक है। हमने 1 दिसंबर 1946 को संविधान लिखना शुरू किया था और 26 नवंबर 1949 को हमने पूरा कर दिया, और 26 जनवरी 1950 को हमने लागू कर दिया, जिसे हम रिपब्लिक डे और गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। अब तुम ये सोच रहे होगे कि हमने 26 जनवरी को पूरा कर लिया था, तो 26 जनवरी को क्यों नहीं लागू किया, 26 जनवरी को क्यों लागू किया? तो इसके पीछे भी एक कारण है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जब मैं हिस्ट्री में बताऊँगा आपको, तो उसमें बताऊँगा कि इसके पीछे क्या कारण है। हमने 26 जनवरी की जगह 26 नवंबर की जगह 26 जनवरी को क्यों लागू किया, ठीक है। तो जो संविधान सभा थी उसके मुख्य सदस्य तो 299 थे, पर जो मेन सदस्य थे जिनका मेन काम था वो ये 6 थे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भीमराव रामजी अम्बेडकर थे, जिन्हें हम B.R. अम्बेडकर भी कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और जवाहरलाल नेहरू थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। ये कुछ मेन चीज़ें। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हम उन 22 भागों में से पहले भाग की बात करते हैं, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है, मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब ये 1 से लेकर 4 तक है भाग 1 के अंदर अनुच्छेद। तो हम पहला अनुच्छेद देखते हैं। पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ये कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता। मतलब जो भारत है ये कभी टूटकर अलग नहीं हो सकता, ये संघ रहेगा, मतलब मुट्ठी की तरह रहेगा। ये सारों अलग नहीं हो सकते, ये एक रहेंगे हमेशा। जैसे अगर कल को कोई भारत का एक राज्य कहता है कि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ, मैं अपना एक देश बनाना चाहता हूँ, तो वैसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हम एक संघ है। और इसमें ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कन्फेडरल, फेडरेशन और यूनियन। कन्फेडरल में क्या होता है? कन्फेडरल में होता है कि छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियों को केंद्र को देते हैं और एक देश का निर्माण करते हैं, ठीक है। कन्फेडरल में ये होता है, ये बहुत ही कमज़ोर होते हैं, ये कभी भी टूट सकते हैं, कभी भी टूटकर अलग हो सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ठीक है। फेडरेशन भी इसी प्रकार का होता है, फेडरेशन भी इसी तरह का होता है। इसमें राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। इसमें राज्य जो होते हैं, छोटे छोटे राज्य, वो भी मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, और इससे भी कोई भी राज्य आसानी से अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। और यूनियन के अंदर क्या होता है?
इससे राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। जैसे जब हमारा देश बन रहा था ना, तो इसकी जिम्मेवारी किस किस पे थी? वीपी मेनन पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल पे और माउंटबेटन पे। तो इन्होंने उस टाइम पे हमारे पास हुआ करती थी 552 देसी रियासतें। इन सबको एकजुट करके करने का काम था इन तीनों का, वीपी मेनन का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का और माउंटबेटन का। ठीक है। तो जो 552 देसी रियासतें थी, इन सबको मिला के फेडरेशन बनाना तो इतना आसान था नहीं, तो इसलिए इन सबको इकट्ठा करके यूनियन बना दिया गया, जिसमें हैदराबाद जूनागढ़ ये मिलना नहीं चाहते थे, भारत में मिलना नहीं चाहते थे। ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्या कहानी थी, अभी हम इस पे ध्यान देते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि अनुच्छेद 1 में क्या है। तो चलो अनुच्छेद 2 पे चलते हैं। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह भारत के बाहर किसी भी देश को भारत में मिला सकती है, और जो बाहर के देश भारत में मिलना चाहते हैं उसे भी मिला सकती है। इस अनुच्छेद का मतलब ये होता है कि जैसे जो भारत है, अगर बाहर का कोई देश, जैसे कल को हम पाकिस्तान को मिलाएंगे अपने अंदर, अखंड भारत है ना, वो भी अखंड भारत का एक हिस्सा है, तो हम उसको भी भारत में मिलाएंगे। जैसे कल को हम अगर उसे भारत में मिलाएंगे ना, तो हमें राष्ट्रपति से अनुमति लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हम बाहर के किसी भी देश को अपने में मिला सकते हैं। ठीक है। और अगर बाहर का कोई देश हमसे मिलना चाहता है तो हम उसे भी मिला सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि जब हम बाहर से किसी देश को मिलाएंगे भारत में, तो इसमें राष्ट्रपति से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम बाहर के किसी भी देश को भारत में मिला सकते हैं। इसमें ये कहा गया है, जैसे सिक्किम को हमने भारत में मिलाया था। हाँ, सिक्किम को हमने मिलाया था। तो जब हमने सिक्किम को मिलाया था, तो 35वां संशोधन 1974 करके हमने पहले इसको सह राज्य बनाया। ठीक है। पहले हमने इसको सह राज्य बना लिया कि हम इसको पहले सह राज्य बनाते हैं, देखते हैं कोई बोलता है तो ठीक है, तो नहीं बोलता तो ठीक है। तो जब हमने इसको सह राज्य बनाया, किसी ने कुछ नहीं कहा, तो फिर हमने 36वां संशोधन करके 1975 करके भारत का 22वां राज्य बनाया गया। हमने 22वां राज्य बना लिया सिक्किम को, और इसे अनुच्छेद 2 के क में जगह दे दी गई। ठीक है। तो ये अनुच्छेद 2 के बारे में आपको ये भी समझ आ जाना चाहिए। ठीक है। अब अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 में तो कहा गया है कि हम बाहर के किसी देश को मिला सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि जब हम भारत के ही अंदर किसी भी राज्य की सीमा में, क्षेत्र में और नाम में परिवर्तन करेंगे, तो हमें राष्ट्रपति से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम बाहर के किसी देश को मिलाएंगे तो भी हमें राष्ट्रपति से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब विशेष अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम भारत के अंदर किसी राज्य की सीमा में, नाम में और क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, तब भी हमें राष्ट्रपति से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश से हमने छत्तीसगढ़ को तोड़ा था, 1 नवंबर 2000 में ये तोड़ा गया था। यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। तो जब हम अपने भारत के अंदर किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में और किसी भी सीमा में परिवर्तन करेंगे, तो हमें राष्ट्रपति से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा अनुच्छेद 3। तो चलो अनुच्छेद 4 पे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब हम अनुच्छेद 2 का और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेंगे, मतलब हम जब भारत में किसी बाहर के देश को मिलाएंगे और जब भारत के अंदर किसी भी राज्य की नाम में, सीमा में और क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, तो हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें अनुच्छेद 4 में बोला गया है। ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा गया है। जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। अब अनुच्छेद 368 के अंदर जो जो चीज़ें रखी जाती है ना, उनमें ही हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेने की ज़रूरत होती है, वरना हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और इन दोनों को अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को हमने 368 के बाहर रखा है। तो इसमें हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद। आई होप आपको ये समझ आए होंगे।